सीरीज है। सो मिस्टर नीरव, अभी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ इन इंडिया, मतलब कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च किया है, उसके ऊपर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग सेशन, जहाँ पे आप कैसे जो रिसर्च एक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है एंड फंडामेंटली कैसे आप साउंड हो सकते हैं, ये बेसिक का हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो लेट्स लर्न फ्रॉम मिस्टर नीरव। नीरव, प्रेजेंट करो। Hello, good morning everyone. Here I am going to present the presentation over investment avenues in India. आपने नीचे लाइन तो पढ़ी ली होगी, मेक मनी ऑन योर मनी, अपने पैसे से पैसे कमाएं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट वही होता है, किसी और के पैसे से तो बनता नहीं है, अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट करके करना पड़ता है। सो आई जस्ट गिव अ टैगलाइन, मेक मनी ऑन योर मनी। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। कोई बता सकता है इन लेमन लैंग्वेज क्या होता है इन्वेस्टमेंट? अपने पैसे को ग्रो करने के लिए उसको यूटिलाइज करने को इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी रहती है, जो मनी किसी यूज़ में नहीं है, उसको किसी काम में लगाकर ग्रो करने के लिए उसको इन्वेस्टमेंट। बेसिकली वही चीज़ होती है, बट काफ़ी सारी डेफिनेशन है इन्वेस्टमेंट की, बट मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट इज एन एक्टिविटी ऑफ एक्सचेंजिंग मनी फॉर एन एसेट विद द एम ऑफ अर्निंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब या तो आप डिविडेंड के रूप में कमा सकते हैं, इंटरेस्ट के रूप में कमा सकते हैं, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, या ओवर द टाइम लंबे समय के लिए रखते हैं तो कैपिटल एप्रिशिएट होती है, मतलब जो आपका अभी करंट वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू उसकी डिफरेंट होगी। बेसिकली उसी के लिए सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। द एसेट कैन बी रियल, लीगल और वर्चुअल, मतलब वो रियल हो सकती है लाइक लैंड, गोल्ड, लीगल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए, और वर्चुअल। वर्चुअल अभी क्रिप्टो करेंसीज और वो सब आ गए हैं, उसको वर्चुअल बोल सकते हो। एक सर ने एक टैगलाइन शायद मंडे के लेक्चर में अपने से शेयर की थी कि मनी डज नॉट हैव एनी वैल्यू अनलेस इट इज इन्वेस्टेड, राइट? एवरीवन एग्री ओवर इट? If person has large sum of money and he keeps it in his cupboard, it will not grow. पैसा अलमारी में पड़े पड़े तो बढ़ेगा नहीं, उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं लोग। सेकंड इज व्हाई इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे रिलेटेड लोगों के व्यूज़ और वो सब सर्च किए, बट बेसिकली मुझे ये लगता है कि ये 6 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। To safeguard your money, investing is primarily about preserving capital. Like सेविंग अकाउंट में लोग पैसा रखते हैं, उसका मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है। वो क्यों बैंक में रखते हैं? अपने पैसे को घर में रखेंगे तो चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो लेके कहीं तो घूम नहीं सकते हैं, तो बैंक में एक डिपॉजिट में सेविंग में रखते हैं। टू ग्रो योर मनी सिग्निफिकेंटली, कॉर्पस ओवर द टाइम मनी ग्रो करता है, उसको मैंने एक एग्जांपल दिया है। रियल एस्टेट में जैसे लोग घर लेके रख देते हैं, या फ्लैट लेते हैं, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेते हैं, लैंड लेते हैं, उसके लिए। टू अर्न अ स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम, अपन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि डिविडेंड्स या उसके ऊपर कमा पाएँ, तो एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम के लिए अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं। टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स, हर एक के फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, उसके लिए वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर टैक्स डिडक्शंस, नंबर ऑफ पीपल, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि टैक्स से बचें। गवर्नमेंट ने 1.5 लाख की जो दी हुई है, तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग PPF, ELSS स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स इसमें करते हैं। टू सेव अप फॉर द रिटायरमेंट, जो काफ़ी लोग हैं रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब वो रिटायर हो तो उनके पास कुछ एक हैंडसम सम ऑफ अमाउंट हो उनकी आगे की ज़िंदगी के लिए, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक इंश्योरेंस पॉलिसीज। नेक्स्ट इज वेयर टू डू इन्वेस्टमेंट। अब हम कहाँ जाके करेंगे इन्वेस्टमेंट? बैंक्स में, NBFCs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल लीगल एंटिटीज़ लाइक म्यूनसिपैलिटी बॉन्ड्स और वो सब जो होते हैं उसमें, पोस्ट ऑफिस में जाके करते हैं, सेविंग अकाउंट, अपना जो NSC सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, रियल एस्टेट, लैंड, कमर्शियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक्स और जो डेरिवेटिव्स और उसके अंदर, इंश्योरेंस कंपनीज में यूलिप्स, अपना मनी मैक प्लान्स एंड ऑल, कॉर्पोरेट्स में कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इन सब के लिए। ये एक मैंने हाईलाइट दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, लाइक कमोडिटी स्टॉक्स, टर्म डिपॉजिट, गोल्ड, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड, ETF, बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन सब के अंदर सब इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब
उसको एलोकेट किया है मैंने। सबसे पहले अपन बैंक डिपॉजिट लेते हैं। सबसे कॉमन चीज़ है जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बैंक में ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी सारे कारण हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, लोगों को हेडेक नहीं लेना होता है उसको रेगुलेट करने के लिए। दूसरा ये भी होता है कि लोगों को इंफॉर्मेशन या समझ नहीं होती कि कहाँ और कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि सब बैंक डिपॉजिट ही करते हैं। उसके एडवांटेजेस ये है कि इन्वेस्टमेंट इज रीजनेबली सेफ एंड सिक्योर्ड विद एडवोकेट लिक्विडिटी। अब जब चाहे जब आप एटीएम से जाके उसको विड्रॉ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बैंक्स ऑफर रीजनेबल रिटर्न, मतलब रीजनेबल रिटर्न देती है, नॉट लाइक कि बहुत बड़ा आपको रिटर्न देती है। 4% से लेकर 7% तक के इसके रेट ऑफ रिटर्न चलते हैं सेविंग के। बैंक ऑफर्स लोन फैसिलिटी अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट मेड। एफडी के ऊपर आप लोन लेते हो, उसके ऊपर बैंक्स प्रोवाइड करती हैं फैसिलिटी। प्रोसीजर एंड फॉर्मेलिटीज़ जो है वो लिमिटेड होती है। बैंक इन्वेस्टमेंट में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, आधार कार्ड पैन कार्ड देके आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। बैंक्स ऑफर वेरियस सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ टू देयर कस्टमर्स लाइक चेकबुक, पासबुक, उनको जो भी अपने लॉकर सिस्टम्स और वो सब प्रोवाइड करती है। लिमिटेशंस भी होती है बैंक डिपॉजिट्स की। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो दूसरे एवेन्यूज से बहुत कम होता है, जैसे मैंने आपको शेयर किया था 4 to 7%, और वो आपको इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर सकता है जो भी कंट्री में चल रहे होते हैं। कैपिटल एप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल। जैसे 4% की ग्रोथ में आप क्या ही कैपिटल बना लोगे, आप उसको 20 साल भी रखोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब बेसिकली दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के कंपैरिजन में बहुत कम एप्रिशिएट होगा। टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स: सेविंग, करंट, रिकरिंग डिपॉजिट विच इज ऑल्सो नोन एज आरडी, फिक्स डिपॉजिट। ये 4 ज़्यादा प्रमोटेड हैं। सेविंग अकाउंट जो होता है वो रेगुलर डिपॉजिट अकाउंट होता है जिस पे मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अकाउंट होल्डर अपना पैसा सेव करता है। करंट अकाउंट बिजनेसेस और वो लोग बनाते हैं बैंक्स के अंदर ताकि उनको लिक्विडिटी रहे, उसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं रहती है नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स में, वेयर सेविंग्स में आपको लिमिटेशंस आएंगी। आरडी इसलिए करवाते हैं ताकि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मंथली या क्वार्टरली आप बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। मोस्टली आरडीज की जो मैच्योरिटी होती है 6 to 10 ईयर्स के लिए होती है, और उसके ऊपर अगर आप विड्रॉ करते हो बीच में कहीं तो आपको लो इंटरेस्ट पे पेनल्टी पे करनी पड़ती है। इसके लिए मैंने 3 नीचे हाईलाइट किए हुए हैं। मनी कैन बी डिपॉजिटेड एनी टाइम इन द केस ऑफ करंट एंड सेविंग अकाउंट। आप कभी भी जाके वो पैसा जमा करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको क्वार्टरली मंथली जाके कराना है। एनी नंबर ऑफ डेज यू कैन गो एंड डिपॉजिट द मनी। इन द केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट इट इज डिपॉजिट ओनली वंस, मतलब आप एफडी खुलवाओगे तो एक ही बार आप डिपॉजिट कर सकते हो, आप उसको दूसरी बार डिपॉजिट नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एफडी में। इन केस ऑफ आरडी मनी कैन बी डिपॉजिटेड एवरी मंथ। फिक्स डिपॉजिट को मैंने थोड़ा ज़्यादा एलोबरेट किया है, उसके अंदर 2 चीज़ आती है, बैंक फिक्स डिपॉजिट एंड कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट तो सबको पता ही होगा, 2.5 से लेकर 9% तक का रेगुलर ऊपर रहता है, और 7 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक की उसका टेन्योर रहता है। कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट जो रहती हैं वो एनबीएफसी और कुछ सिलेक्टिव कॉर्पोरेट जिनको आरबीआई ने परमिट किया हुआ है वो देती हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के साथ। इंटरेस्ट रेट्स थोड़े से हायर होते हैं बैंक से, और उसका टेन्योर जो होता है वो 6 से 5 ईयर्स का होता है। मैंने कुछ साइट में दिए हुए हैं जो बीओबी, एफडी, कैनरा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, दिस ऑल आर बैंक फिक्स डिपॉजिट। बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, महिंद्रा फाइनेंस, आईसीआईसीआई, मुथूट कैपिटल इज ऑल कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स। बॉन्ड्स बेसिकली ज़्यादा लोगों को आइडिया नहीं होगा, बट बॉन्ड्स भी एक एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट का। बॉन्ड्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट कंपनीज लाइक पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। उनको जब वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है तो वो इसको इश्यूज करते हैं। इट इज़ लाइक टाइप ऑफ अ लोन। बोथ यूज बॉन्ड एज डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स टू जनरेट कैपिटल फॉर देयर ऑपरेशंस। गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए पुल बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी अपने अगर वो स्कीम डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए पैसा तो चाहिए, तो वो बॉन्ड्स के जरिए उठाते हैं। कॉर्पोरेट्स भी होती हैं तो उनको भी जब कोई ऐसी लोन्स चाहिए होती है तब वो बॉन्ड्स इशू करती हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड प्राइवेट एंटरप्राइज इशू दिस इंस्ट्रूमेंट्स टू इन्वेस्टर्स। टेंजिबल एसेट्स पॉसेस्ड बाय द इशूअर बैक बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जो होते हैं वो कोलेटरल होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एसेट्स जो होती है उसको वो बैक होता है। The holder of bank act as a lender and while the issuer serves as a borrower. The borrower can issue bonds to the lender committed to repay the loan at a predetermined maturity date and a fixed interest rate.
ये लाइन थोड़ी ज़्यादा वो है, क्योंकि रीपे करना रहता है उसको, एक टाइप की लोन है। तो एज यू नो कि अपने को लोन को एक प्री डिटरमिन मैच्योरिटी डेट पे पे करना पड़ता है और एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। Generally, the interest rate on bond is lower than the debentures, since the company's physical assets secure bonds, whereas debentures are unsecured instruments. Debenture non-collateral होता है। ये types of bonds हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसके अंदर मैंने जैसे दिया है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, 7.75 GOI सेविंग बॉन्ड्स विच इज RBI बॉन्ड, पुट एंड कॉल ऑप्शन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, टैक्स सेविंग बॉन्ड्स एंड RBI बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, उसके अंदर कन्वर्टेबल, हाई यील्ड, फ्लोटिंग रेट, फिक्स्ड रेट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड, जंक कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। Perpetual bonds is also a type of bond which is issued by no maturity, मतलब it is like an वो आपसे हमें पैसा ले लेंगे, उसके ऊपर आपको प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देंगे, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तक देते रहेंगे एटर्निटी तक, मतलब वो पैसा वापस नहीं आने वाला है, उसके ऊपर आपको प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इज अ परपेचुअल बॉन्ड। Next is debentures. Debenture is a marketable security that businesses can issue to obtain long-term financing without needing to put up collateral or dilute their equity. मतलब it is a non-collateral, उसको ऊपर कुछ आपको लोन नहीं देना, it is a non-secured. A debenture is a type of long-term business debt not secured by any collateral. Unlike bonds, debenture is typically not backed by any physical assets of the issuing entity, making them inherently riskier, right? Riskier होता है क्योंकि उसके पीछे कोई भी assets उनकी लगी नहीं होती, ना इक्विटी शेयर्स उन्होंने प्लेज किए होते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट्स कैन कैरी अ फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। रिगार्डिंग पेमेंट प्रायोरिटी, डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी बाद में दी जाती है, शेयर होल्डर्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है इंटरेस्ट या डिविडेंड्स पे। कल को उनकी कंपनी बंद हो जाती है, डिबेंचर होल्डर्स आर एट अ ग्रेट रिस्क ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फिजिकल एसेट कोलेट्रल। डिबेंचर जनरली कैरी हायर इंटरेस्ट रेट, मच रिस्की और मच रिटर्न। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो आगे जाके इक्विटी शेयर्स में आप कर सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल विच इज नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इन इक्विटी शेयर्स, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द ट्रांसफर डेट। बियरर डिबेंचर्स, a debenture certificate does not have the name of any individual and is transferable. रिडीमेबल, आप जाके उसको रिडीम करवा सकते हैं। इररिडीमेबल, जिसको आप रिडीम नहीं करवा सकते। सिक्योर्ड, जिसमें collateral होता है, bonds are issued with collateral. The party issuing the bond offers a piece of property. ये इसका भी एक टाइप है। इन जनरल तो वैसे तो होता नहीं है, बट सिक्योर्ड डिबेंचर्स के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी वो लोग collateral करते हैं। Unsecured, which is not backed by any assets. ये मैंने डिफरेंस दिया हुआ है डिबेंचर एंड बॉन्ड्स में। collateral में जैसे आपको पता है कि डिबेंचर्स नॉट सिक्योर्ड होते हैं, बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं। टेन्योर जो होता है डिबेंचर्स का, वो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म होता है डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ फंड। बॉन्ड्स जो होते हैं वो थोड़े से लॉन्ग टर्म होते हैं। डिबेंचर्स आर इशूड बाय प्राइवेट बिजनेस, बॉन्ड्स आर इशूड बाय बिग बिजनेस, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरेस्ट रेट्स डिबेंचर का हायर होता है, बॉन्ड्स का कम होता है। पेमेंट्स जो होता है उसमें interest on debentures paid regularly, however, while the issuing firm does not determine this. Bond पे interest accrual basis पे होता है, monthly, semi-annually, annually. Risk, debentures are risky, bonds are less risky. Convertibility, only convertible and partly convertible debentures convert होते हैं equity shares में. Bonds cannot be converted into corporate stock shares. Liquidation, debenture holders are compensated following बॉन्ड होल्डर्स इन द लिक्विड प्रोसेस, मतलब बॉन्ड होल्डर्स को पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स की बारी आती है। इंश्योरेंस में काफ़ी चीज़ें होती है, बट मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है यूलिप, एंडोमेंट प्लान एंड मनी बैक प्लान, जिसमें अपने को कुछ अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वापस आ रहे हैं। इंश्योरेंस तो बहुत बड़ा सेक्टर है, बट बेसिकली ये तीन चीज़ों में जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। यूलिप तो ऑल नो कि भाई उसमें पार्ट जो होता है वो शेयर मार्केट्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट होता है, और पार्ट जो होता है वो आपका इंश्योरेंस पर्पस के लिए होता है। एंडोमेंट प्लान में क्या होता है कि कंपनी एक दे देती है, दो पार्ट में इशू करती है। एक तो जो रख लेती है उसको बोलते हैं कि भाई आपको 10-15 साल के बाद एक नंबर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हम आपको इतना पैसा वापस देंगे, और दूसरा पार्ट इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर इन्वेस्टर का डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता है। मनी बैक प्लान में ऐसा होता है कि सपोज 20 साल का कोई प्लान है,
तो हर 5-5 साल में आपको कुछ पैसा प्लस बोनस इंक्लूड करके वो प्लान आपको पैसा वापस देता है। बेसिकली ये 3 पार्ट हैं इंश्योरेंस के लिए। बाकी जैसे जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और वो सब जो होता है, इट इज़ टाइप ऑफ एन सिक्योरिटी होती है, उसमें आपको कुछ पैसा वापस नहीं मिलने वाला होता है। म्यूचुअल फंड्स पे मैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आगे जाके श्रेया देने वाली है, बट एक रख दिया है कि इट इज़ ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। Mutual fund is an investment plan managed by professional AMC that bundles the funds collected from all their investors and invest this amount in equities, bonds, and securities. These investments are carried out as per unique investment objectives and risk appetite. Units are purchased and sold according to prevailing NAV to create a robust portfolio of bonds, securities, and equities. ये मैंने टाइप्स दिए हुए हैं, ग्रोथ, टैक्स सेविंग, इनकम, रिटायरमेंट, बेस्ड ऑन स्पेशलिटी इंडेक्स, बेस्ड ऑन एसेट्स क्लास, डेट, इक्विटी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इस टाइप के दिए हुए। ज़्यादा एलोकेट नहीं करूँगा क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एक अपकमिंग वीक में आने वाला है प्रेजेंटेशन, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने शेयर किया हुआ है। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये यहाँ पे इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है बट यूएसए में ज़्यादा पॉपुलर है, यूरोप में। ETF क्या होता है कि इट इज़ सेम लाइक म्यूचुअल फंड, बट इसको आप इंडेक्स फंड्स की मार्केटेबल होता है ये, आप ड्यूरिंग द डे जस्ट लाइक शेयर्स आप इसको ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर 4 प्रोमिनेंट एडवांटेजेस हैं: ट्रेडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। लोअर कॉस्ट होती है, इसके ऊपर एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड जितने नहीं लगते हैं और टैक्स बेनिफिट्स भी रहते हैं। द प्राइस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड फ्लक्चुएट ड्यूरिंग द ट्रेडिंग आवर्स बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। जस्ट लाइक शेयर्स मार्केट में पूरा दिन जैसे हलचल रहती है, वैसे ETF भी अप एंड डाउन होता रहता है। बाय ओइंग एन ETF यू कैन गेट द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ इंडेक्स फंड अलॉन्ग विद द लिक्विडिटी ऑफ स्टॉक। ये कैसा हो गया कि सपोज गोल्ड ETF होता है, लिक्विड ETF होता है, कोई इक्विटी का ETF हो गया, तो आपको पूरे एक शेयर के ऊपर नहीं करना है, वो सेक्टर या इंडेक्स फंड के अंदर वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो आपको जो पर्टिकुलरली एक शेयर गिरेगा तो उससे आपके जितना पोर्टफोलियो हैम्पर होगा उतना नहीं होगा क्योंकि वो पूरे इंडेक्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, इसलिए इसको ज़्यादा पॉपुलर है। ETF कैन बी परचेज एंड सोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज द सेम वे दैट द रेगुलर स्टॉक कैन। मैंने टाइप्स ज़्यादा एलोबरेट नहीं किए हैं, आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने बोला इक्विटी, गोल्ड, बैंक, लिक्विड इन करेंसीज में रहता है ETF। ETF और म्यूचुअल फंड का भी मैंने डिफरेंस दिया हुआ है कि ETF में आपको डीमैट अकाउंट चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ETF कैन बाय एंड सेल डायरेक्टली थ्रू ब्रोकर। म्यूचुअल फंड में आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपकी AMC होती है उसके थ्रू ही करने पड़ते हैं। मार्केट वैल्यू पूरे दिन में कभी भी चेंज हो सकती है ETF की। म्यूचुअल फंड की एट द एंड ऑफ द डे जो रहता है मार्केट, उसके ऊपर ही आपको मिलेगी। ETF जो होता है वो बाय और सेल हो सकता है एनी टाइम एनीवेयर एज मच एज यू वांट। म्यूचुअल फंड जो होता है वंस अ डे होता है, आफ्टर क्लोजिंग द ट्रेड आप उसको बाय या सेल कर सकते हो। ETF कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, करेंसीज। म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इनटू स्टॉक एंड बॉन्ड्स ओनली। जस्ट होल्ड ऑन, जो म्यूचुअल फंड जैसे अभी डीमैट में नहीं है तो इसमें डीमैट में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपको प्लेज करना है, जैसे स्टॉक को प्लेज करते हो। अगर म्यूचुअल फंड डीमैट में नहीं होगा तो आप प्लेज नहीं कर सकते, मतलब विदाउट डीमैट अकाउंट पे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो, लेकिन प्लेज करके उसका बेनिफिट लेना है तो उसको डीमैट में होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो जिसलिए डीमैट होल्डर है तो उसमें अगर रहेगा तो वो बेनिफिट ले सकते हैं। प्लेज करके उसके ऊपर मार्जिन करके हम जो ट्रेड कर सकते हैं हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ है कि NAV, नेट एसेट वैल्यू, मोस्ट वाली मंडे को श्रेय आप इसको कवर करना, हाउ नेट एसेट वैल्यू क्या है, NAV क्या है, कैसे बन रहा है, कैसे क्या है, दैट विल कवर, ठीक है ना। सबका पॉपुलर जो जिसके लिए सब यहाँ पे हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स। स्टॉक मार्केट प्रोवाइड न्यू एवेन्यूज फॉर वेल्थ क्रिएशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑप्शंस अमॉन्ग अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। You can have regular source of income in form of dividends and can receive gains from capital increment as well. In simple terms, share refer to portion of ownership of the respective company. As a shareholder of a corporation, you are the investor of the company and thus own a portion of issuing company. Further, some shareholder also have an edge over the company's profit and simultaneously also have to face the consequences of company's loss. प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट लाइक IPO में जिसमें पैसा उठाते हैं उसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है। सेकेंडरी मार्केट में जैसे रेगुलर बेसिस पे परचेज एंड सेल होती है सिक्योरिटीज एंड शेयर्स, उसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स,
It's a short-term financing instrument that can be converted easily to cash, like commercial paper, treasury bills and certificate of deposits. ये इतने popular है नहीं normal general public में, but corporates और जो number of institutes हैं वो इसके अंदर investments करती हैं. Either commercial paper is a short-term promissory note with fixed maturity issued mostly by the nationally reputed leading highly rated credit-worthy corporation. इसमें जैसे लिखा हुआ है कि highly rated, तो अगर रेटिंग उसके ऊपर नीचे होती है तो आपके जो फिक्स्ड मैच्योरिटी है उसके ऊपर भी आपका इम्पैक्ट करेगा. और ट्रेजरी बिल्स, these are financial bills or promissory notes issued by government to raise short-term funds. These bills are highly liquid and having assured yield with no risk at default. There is low transaction cost and negligible depreciation, capital depreciation. Certificate of deposits. CDs are money market instrument of a relatively short duration. These instruments pay a fixed rate of interest to the maturity. अभी आपको ये जाएगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन, तो इसमें अलग अलग काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कोई 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, इस टाइप के होते हैं. वो लिखने का मुझे लग नहीं रहा था, अगर आप एक बार सर्च आउट करोगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो इधर मैं इंक्लूड करता तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता. गोल्ड सबसे ज़्यादा पॉपुलर, लेडीज़ के लिए तो खास. गोल्ड हैज ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रायोरिटाइज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. एशियन टाइम्स से लेकर अभी तक गोल्ड को एक बहुत ही यूनिक फॉर्म में माना जाता है. लोग सेविंग करके रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, ज्वेलर्स से लेते हैं, बट गोल्ड का अभी डिजिटलाइजेशन भी हो गया है. यू कैन बाय इट इन अ डिफरेंट फॉर्म लाइक बिस्किट कॉइन्स, बार्स ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स लाइक दिवाली एंड ऑल. आप उसको हेज करके भी रख सकते हो पोर्टफोलियो अगेंस्ट रिस्क मार्केट में. स्पेशल फीचर्स जो होते हैं कि यू कैन बाय यूनिट्स ऑफ गोल्ड बाय ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट फ्रॉम द एजेंसीज रजिस्टर्ड विद सेबी. यू कैन इन्वेस्ट इन गोल्ड फंड्स, जैसे मैंने आगे डिस्क्राइब किया था. गोल्ड फंड्स भी होते हैं जो सम ऑफ बैंक्स देते हैं, उससे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. गोल्ड ETF जैसे बताया था वो भी आप यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ द इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एज अ सिक्योरिटी फॉर सेक्योर्ड लोन्स एंड हैव द instant transactions. You have the advantage to buy and sell and buy it wherever you favor. Liquidity होती है, इसलिए गोल्ड को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है. Some other famous investments like NSC, PPF, NPS. NSC जो होता है वो टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है जो कि आप पोस्ट ऑफिस से आप परचेज कर सकते हो. Being a fixed return and low risk government of India backed investment, NSC is usually preferred by रिस्क एवर्स और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स जिनको ज़्यादा वो नहीं लेना है माइंड में, उनके लिए काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक टूल है. काफ़ी गवर्नमेंट्स और जो पब्लिक हैं अब ज़्यादा इसके ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं. NSC, NPS इनके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. अर्लियर इतना लोगों को आइडिया नहीं था कि इस टाइप के भी इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में. PPF सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, बट इसके अंदर 15 साल का लॉक इन है. थोड़े भी आज भी लोग PPF में ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैक रहता है इसके लिए. इसके अंदर इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं 6 मंथली और ईयरली. सो इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट डिक्लेरेशन की उस आपको जाके क्या मिलने वाला है. NPS नेशनल पेंशन स्कीम ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है PPF और EPF की तरह. EEE इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, मतलब एग्जम्प्ट. इसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है आपको, बट इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि ये आपको मिलेगा जब आप रिटायर होंगे उसके बाद, और एक आपको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेंशन में आपको पैसा मिलता रहेगा. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट जस्ट लाइक बैंक में जैसे होता है वैसे पोस्ट ऑफिस में भी आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो. जो ओल्ड पीपल हैं उनको शायद आइडिया रहेगा, न्यू जनरेशन के लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, बट इसके ऊपर 4% अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है मंथली. नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट, इट इज़ लाइक जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है वैसे टाइम डिपॉजिट होता है. इसकी 3 टाइप्स हैं, 1, 2 और 3. इसको आप 100 रुपये से भी चालू करवा सकते हो डिपॉजिट, और आप इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिफर हो जाता है मैच्योरिटी और इंक्रीज पे, क्योंकि इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. PMIs, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम. एक मंथली स्कीम होता है, जैसे अपन SIP करते हैं वैसे ये मंथली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की तरफ से. इसका इंटरेस्ट रेट अभी 6.6 है.
शुड नॉट बी लेस देन 1500 से भी आप इसको चालू कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स ये ज़्यादा पॉपुलर है, जो भी 60 प्लस एज ग्रुप में होते हैं वो लोग सीनियर सिटीजन जाके ये स्कीम्स लेना होता है। इसके अंदर आप एक अकाउंट में 9 लाख रुपए से चालू कर सकते हैं और जॉइंट अकाउंट में आप 15 लाख रख सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है, 8.2% है और जो है आपको क्वार्टरली आपके अकाउंट में रिफंड मिलेगा पोस्ट ऑफिस की तरफ से। सुकन्या समृद्धि अकाउंट लॉन्च इन 2015 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गर्ल चिल्ड्रंस के लिए रखी हुई है कि इसकी मैच्योरिटी तब रहेगी जब या तो गर्ल 18 की हो जाती है या फिर आपको 21 की एज में जब उनकी मैरिज होगी। किसान विकास पत्र ये 1988 में इशू हुआ था, सर्टिफिकेट स्कीम थी सेविंग की, बट श्यामल गोपीनाथ ने इनको केवीपी को मिसयूज के चक्कर में वापस से बंद करा दिया था, बट 2011 में वापस से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रीलॉन्च किया था 2014 में। सॉरी, महिला सम्मान सेविंग स्कीम ये अभी 2 साल के लिए खुली है। ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि इसकी जो है अभी 2023 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 2025 तक। इसमें आप 2 लाख रुपए मैक्सिमम डिपॉजिट रख सकते हो, 1,000 भी रख सकते हैं। इसका जो 7.5% पर एनम जो है इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, इसका मैंने कैलकुलेशन किया था रफली, अगर कोई 2 लाख रुपए जमा कराता है अभी 2023 में तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 2 साल की मैच्योरिटी है उसको 2,36,000 रुपीज़ मिलेंगे, विच इज़ क्वाइट अ गुड। ये मैंने नीचे से एक इंक्लूड किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं पोस्ट ऑफिस, सीनियर सिटीजन मंथली इनकम, NSC, PPF, विकास पत्र, महिला सम्मान सेविंग, सबके देखिए 4%, 8.2%। मैंने उसके अंदर ये भी क्वार्टरली पेड होता है, मंथली पेड होता है, एनुअली क्वार्टरली, ये सब मैंने इंक्लूड किया हुआ है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर है रियल एस्टेट्स, बट इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रियल एस्टेट का ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप प्रॉपर्टी लेके रख सकते हो, लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, उसको मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसको लीज कर सकते हैं, उसको रिनोवेट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सब इन्वेस्टर्स एक्टिवली डेवलप, इम्प्रूव एंड रिनोवेट प्रॉपर्टीज टू मेक मोर मनी फ्रॉम देम। इसका एक REIT करके आया है, कोई बता सकते हैं REIT क्या होता है? REIT करके जो है एक अभी शायद आपने सुना होगा ब्रुकबॉन्ड फील्ड और वो सबका जो IPO आया था, वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। वो कैसा करते हैं कि आप हर एक के पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो 20 लाख की, 25 लाख, 50 लाख की या 1 करोड़ की कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सके। तो जस्ट लाइक अपन जैसे शेयर्स खरीदते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट में आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग जाके आगे परचेज करते हैं और उसमें से जो रेंटल इनकम्स निकलती हैं वो आपको एक पर्टिकुलर फॉर्म में आपको वापस दी जाती है। इट इज़ लाइक आपके अर्निंग का एक फॉर्म है। इसके ऊपर डिविडेंड्स भी मिलता है और आप एक्सपेंसिव रियल एस्टेट का परचेज कर नहीं पाओगे तो आप REIT में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये अभी पॉपुलर हुआ है इंडिया में, पहले इतना पॉपुलर नहीं था क्योंकि अभी 2-3 REITs आई हैं, जैसे लाइक मैंने अभी आपको जो शेयर किया था वो। नेक्स्ट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स में भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे अभी सर ने अपने को लास्ट टाइम बताया था कि इसके अंदर अपने इंडिया में अभी 7 पेयर्स में आप कर सकते हैं, USD INR, यूरो INR, JPY INR, GBP INR और यूरो USD, GBP USD, USD GPY। 3 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE, BSE एंड मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इन 3 के अंदर ही आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप कर सकते हैं ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग, इसके अंदर मेटल्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, स्पाइसेस, एनर्जी, इसके अंदर आप कर सकते हैं। अभी तक 120 कमोडिटीज़ में अलाउ किया गया है ट्रेडिंग करने के लिए। ट्रेडिंग कमोडिटी इज ग्रेट फॉर इन्वेस्टर्स सीकिंग फॉर डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो एज दिस इन्वेस्टमेंट ऑफन हेल्प विद इन्फ्लेशन। 3 प्राइमरी कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। ये 3 एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कमोडिटीज़ में। डेरिवेटिव्स लिए हुए हैं, जैसे मैंने इसको नीचे लिया हुआ है ताकि जैसे अपन शेयर्स में होता है बैंक निफ्टी, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इसके अंदर आप डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। अभी ज़्यादा हाईली एवरेज प्रोडक्ट है, मतलब इसके अंदर रिस्क भी उतना ही है और कमाई भी उतनी। इसके अंदर 4 आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन, फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड स्वैप्स।
अब सबका यही कहना है कि भाई इंडिया में लोग पैसा कहाँ जमा कर रहे हैं, डिपॉजिट्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं, एफडी, इसके अंदर इंश्योरेंस फंड्स, प्रोविडेंट एंड पेंशन फंड्स, करेंसी, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, क्लेम्स ऑन गवर्नमेंट। ये एक मैंने कैलकुलेशन दिखाया हुआ है कि अगर आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख के अंदर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, तो आप उसके अंदर क्या रिटर्न अर्न कर सकते हो। जैसे एफडी में जो रहता है पीपीएफ, एनएससी, एनपीएस, ईएलएसएस, यूलिप, एंड इक्विटी में मैंने रिलायंस को लिया है क्योंकि सबका वही है कि सब रिलायंस ही पहले चूज करेंगे। आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख के लिए, मैंने टेन्योर सबके लिए फिक्स रखा है 5 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी प्रिवेलिंग चल रहा है वो रखा हुआ है। इसकी फाइनल वैल्यू क्या आएगी 5 साल के बाद। उसका लॉक इन, देखिए लॉक इन इसलिए रहता है क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, शेयर्स को आप कभी भी ले बेच सकते हो। इसमें देखिए एफडी में लॉक इन है, पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है, एनएससी में 5 साल का लॉक इन है, एनपीएस में जैसे मैंने आपको बताया था नेशनल पेंशन स्कीम टिल रिटायरमेंट, ईएलएसएस जो होता है 3 साल का लॉक इन रहता है, यूलिप में अगेन 5 ईयर्स का लॉक इन है। अलग अलग प्लान्स का अलग अलग रहता है। टैक्स भी रहता है, अगर रहेगा तो यस एफडी पे रहता है, पीपीएफ टैक्स फ्री है, एनएससी पे टैक्स लगता है, एनपीएस पे पार्शियल टैक्सेबल है, ईएलएसएस इज ऑल्सो पार्शियल टैक्सेबल। वो मैंने पार्शियल टैक्सेबल इसलिए लिखा हुआ है कि ईएलएसएस स्कीम्स में आप 1.5 लाख के ऊपर जो भी आपका रहेगा उसके ऊपर जो नॉर्मल टैक्स स्लैब चलता है वो अप्लाई हो जाएगा, वहाँ तक आपका टैक्स फ्री रहेगा। यूलिप टैक्स फ्री, इक्विटी अगेन टैक्सेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। अब आप देखिए नीचे रिटर्न है, मैंने पीपीएफ में डैश किया हुआ है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक नॉशनल सा फिगर आएगा 2600% का आ रहा था, पर इसमें सामने 15 साल का लॉक इन है इसलिए मैंने उसको डैश पे रखा हुआ है। नीचे मैंने ग्राफ दिया हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, सब यही बोलेंगे कि रिलायंस का दिखा रहे हो पर आ कैसे रहा है। तो अभी देखिए 2019 में अगर आपने एक शेयर लिया होता है, 1 लाख इन्वेस्टमेंट किए होते हैं रिलायंस में, तो अभी फरवरी 2023 तक 2,38,000 आपके शेयर्स की वैल्यू हो गई होती है। अब सही भी बोलेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस क्या होता है, तो मैंने नॉर्मल सा एक आपको डिफरेंस दिया हुआ है। सेविंग जो होता है वो इन्वेस्ट करते हैं लोग, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो गोल्ड बेस्ड, गोल्ड कुछ बना के करते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। सेविंग्स जो होता है वो आपसे कुछ नहीं मांगता, बट इन्वेस्टमेंट आपकी प्लानिंग मांगता है। सेविंग इज योर वर्क फॉर मनी, इज यू वर्क फॉर मनी, इन्वेस्टमेंट इज मनी वर्क फॉर यू। सेविंग इज फियर, इन्वेस्टमेंट इज कॉन्फिडेंस। सेविंग सीज बिल्स एंड पेमेंट्स, सेविंग्स आप करोगे तो आपकी इच्छा हो ही जाएगी बिल्स या पेमेंट्स करने के लिए। इन्वेस्टमेंट सीज डिविडेंड एंड रिटर्न। सेविंग एम्स वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड इन्वेस्टमेंट एम्स वेल्थ क्रिएशन। एक ये मैंने स्नैपशॉट शेयर किया है कि 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एग्जिस्टेंस आया था। 4 गुजराती और एक पारसी एंटरप्रेन्योर आए थे, इन्होंने बीएससी को चालू किया था और तब से लेके अभी तक कितना रिफॉर्म हो चुका है, रिफॉर्मेशन आ चुका है कि अब बिजिएस्ट स्टॉक एक्सचेंज हो गया है। नीचे मैंने एक सेंसेक्स का जर्नी लिखा हुआ है, अक्टूबर 1919 से लेके जनवरी 2021 तक मैंने क्रॉसेस द मार्क ऑफ 60,000। नीचे मैंने मंथ्स में लिखे हुए हैं कि कितने मंथ्स में उसने ये क्रॉस किया हुआ है। ये मैंने शेयर किया हुआ है कि मोदी जी ने अभी 10 अगस्त को एक चीज़ बोली थी संसद में, शायद आप लोगों ने किसी ने गो थ्रू किया हो तो। ऑडियो है। माइक में आ रहा होगा ना इसलिए। बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि पीएसयू स्कीम्स के अंदर आप पीएसयू कंपनीज के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद देखिए जब मार्केट खुला था 11 अगस्त को, तो जितने भी बैंक्स थे उन्होंने 14% से लेके 7% तक का हाइक मारा था। तो ये मैंने इंक्लूड किया हुआ था, शायद वॉइस क्लियर नहीं आ रही है इसके अंदर, बट एनीवे मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप यू कैन हर्ड अबाउट इट। मतलब देखिए सर जो हमको बोलते रहते थे कि आप न्यूज़ देखिए, आप कुछ भी है गो थ्रू कीजिए किसी भी करंट न्यूज़। तो ये एक छोटी सी क्लिप मेरे नज़र में आई थी, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया हुआ है कि
अपने प्रधानमंत्री भी इन्वेस्टमेंट के टिप्स दे देते हैं। तो एक दिन के लिए ही सही, बट कितना फ़ायदा होगा जिसने इंट्राडे किया होगा या किसी ने पहले से लेके रखे होंगे, तो उसको कितना परसेंट, 14% इज अ गुड अमाउंट, यू कैन इमेजिन इट। सो थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। आई एम एंडिंग द प्रेजेंटेशन हियर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नीरव, देखो हमने जो डिस्कस किए थे कि कितना आपका जो फंड है कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं और कैसे आपका जो प्रिंसिपल है, जो अमाउंट है, कैसे इन्वेस्ट करके ग्रो करा सकते हैं विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो आपके पास सब आना चाहिए कि भाई इतना पैसा मेरे पास है तो इतना तरीका से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो ये एक रिसर्च इसीलिए है कि आप लोगों का फंड है, आगे आप बढ़ाएंगे, बट किस तरह का फंड को मल्टीपल वे में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्रिएशन करना है, दैट इज़ आवर इंडिया, वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम जानते रहेंगे। सो सीरीज ऑफ प्रेजेंटेशन चलता रहेगा। कमिंग मंडे विल मीट विथ न्यू प्रेजेंटेशन। सो धीरे धीरे आप लोग भी इनिशिएट करो, सेल्फ मोटिवेटेड होके अच्छा प्रेजेंटेशन बनाओ जो कि इन्फॉर्मेटिव होगा। सो जो PDF है मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, वंस मोर बिग क्लैप टू मिस्टर नीरव। चलिए ठीक है। हाँ, आपको फोटो जो लेना है तो ले लो। सो ये दिस इज ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी। बाकी आप बताओ, बाकी जो कल का जो हमने डेरिवेटिव के ऊपर देखा था, कैसे इंडिपेंडेंस डे सभी लोग कैसे मनाए हैं? काफी मनाए, घर पे रहे, छुट्टी किए, बेसिकली छुट्टी ही रहा है। और नया ताजा किया? राहुल क्या किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ऐसा तो नहीं सोया होगा, खाया होगा, तो सोया होगा तो वो भी तो काम है ना। सोया है तो सोया भी होगा ना एक काम है। और आपने क्या किया? आजादी से सोया। अच्छा, ऐसा रोज कोई जबरदस्ती बांध के रखता है? कह रहे सो जा, रोज क्लास के लिए या कहीं जाने के लिए। अच्छा, अलार्म आपको बांध देता है। देखो ठीक है, देखो अभी मैं क्या बता रहा हूँ, अभी जैसे आप लोग करते हो ना कि भाई मुझे बांध दिया, जकड़ दिया ना, ये थोड़ा सा माइंड से हटा दो। आप एक पैशन, खुशी से सब थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो। अब आज़ादी है, मतलब छुट्टी है तो सोऊंगा। देखो अलार्म बोलो थैंक गॉड, मैंने बोला ना थैंक गॉड मुझे टाइम से जगा दिया, तो अपने उठो। अब अलार्म उतने बजे दो जितने बजे रियल उठ पाओगे। लेकिन आप क्या बोलता है मुझे 7 बजे जगना है तो 6:30 से अलार्म देते हैं, तो आधा घंटा फिर बंद करके फिर स्नूज, फिर बंद करके स्नूज, ऐसा करते रहते हैं। आप मैं गौर गोपाल का एक वीडियो बताऊंगा तो वो जगह लिखा है कि एक है स्नूजर, ठीक है, उठते ही बंद कर देंगे, तो लाइफ में ऐसा ही है, ठीक है। और एक है बंद ही कर देंगे, पूरा ही बंद कर देंगे, ऑफ करके फिर सो जाएंगे। और एक स्नूज करेंगे, फिर थोड़ी देर के बजेगा, फिर बजेगा, फिर थोड़ी देर का फिर बजेगा, ऐसा है। और एक है स्टॉप करके और करना ही नहीं, कुछ बंद हो गया है ठीक है। एक उठेगा, क्या हुआ, हाँ अच्छा, फिर सो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। दूसरा जो चौथा जो रियल क्या है, बजेगा, ठक से उठेगा, बोला वो थैंक गॉड मैं अब उठ गया, अब बढ़िया है, फटाफट उठेगा, फ्रेश होके चल पड़ेगा अपना काम पे। तो जितना जो काम है उस तरह का आप बताओ आप किस कैटेगरी में हो, ठीक है, ठीक है। तो वो कैटेगरी समझने की कोशिश करो, ये आपका एटीट्यूड बन जाएगा। डेली आज़ादी है, डेली में बताना दिस इज स्वर्ग है, डेली आपके स्वर्ग में हो, आप डेली आज़ादी। आप देखोगे ना, आप इस तरह का माइंडसेट बनाओ। ऐसा नहीं आपने बोला कि आगे से शेयर ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर वो लोग फ्रीली बात नहीं करेंगे, ऐसा जो बोल कुछ भी बोलेगा तो बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप जो सोच रहे हो ना वही बन जाते हो। आप सोच जैसे ना, आप देखो यहाँ पे, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। आप जो आदत बनाओगे ना, आप बोलोगे यार कितना समय है, कितना क्या काम है, कैसे क्या, ऐसा कैसे करेंगे, नहीं जो काम है खत्म करो उस दिन, खुशी खुशी खत्म करो, फिर आगे जाओ। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाए, कोई नहीं, अलार्म बजा तो 5 नहीं तो 10 मिनट लेट लगाओ, मैं बता रहा हूँ 10 मिनट लेट लगाओ। और थोड़ा इतना फास्ट काम करो तो 10 मिनट एंजॉय करो सोने का। अगर आप बोल रहे कि 10 मिनट ज़्यादा सोना है, जैसे ब्रश करते ना खोलते हैं, फिर ऐसे सुबह उठा, ब्रश लगाया, ऐसे फिर गया, फिर बैठा, फिर पेपर देखा, फिर उसको ऐसा किया, फिर सोचा थोड़ा सा, फिर मोबाइल खोला, फेसबुक खोला, और फटाफट खोलो, अपना सब काम छोड़ो, फटाफट करो, और फिर अपने खत्म करके रेडी हो गए, नहा धो के रेडी। फिर सीधा देखोगे टेलीग्राम में क्या मैसेज आया, सीधा देखो या ढूंढो पहले। सो इस तरह का जो प्रायोरिटी काम उस समय प्रायोरिटी करो,
तो कोशिश करो जो सोशल मीडिया जो है ना, जिसका जितना ज़रूरत है उतना ही करो, नहीं तो फिर आप कुछ क्लिक करोगे और कहीं ले जाएगा, फिर वो कहाँ से ले जाएगा, फिर कहाँ रील में चला जाएगा और कहाँ ले जाएगा आप पता ही नहीं चलेगा, कितना समय चला जाएगा। ठीक है ना। सो दिस इज द एक्टिविटी। तो खुशी खुशी करना है तो यू कैन एंजॉय द लाइफ। जो है ना, जैसे कल मैंने ये में किया था कि एक जो है ना कि मनुष्य जीवन जो है ना जन्म सौभाग्य, मतलब भाग्य है कि आप भाग्यवान हो कि आप है, और इंडिया में रह के भारतीय बनना दैट इज सौभाग्य। ठीक है ना। ये एक